आज का पाठ कक्षा 9 के भूगोल से लिया गया है, जिसका यह पाठ 2 का दूसरा भाग है। ठीक है, पहले भाग में हमने हिमालय के बारे में पढ़ाया था, जो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इस पाठ को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पाठ के अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जिनको हल करके आप पाठ के संबंधित समझ को देख सकते हैं कि आपने कितना समझा है। आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। तो पाठ 2 है भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत की जो भूआकृतियाँ हैं उनका वितरण यहाँ बताया गया है कि मैदान कितने प्रतिशत हैं, पर्वत कितने प्रतिशत हैं और पठार कितने प्रतिशत हैं। तो मैदान यहाँ 43% है। इसी मैदान को आज हम पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान। ठीक, ये क्या है, इसकी स्थिति देखते हैं। यह भारत के उत्तर में स्थित है। ये जो हरा वाला भाग है, यही उत्तर भारत का मैदान है। ठीक, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ, यानी कि इसकी उत्पत्ति और इसके विस्तार, क्षेत्रफल और उपजाऊपन इत्यादि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इस मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। ठीक, कैसे किया गया है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि हिमालय के निर्माण के समय भारतीय प्लेट तथा यूरेशियाई प्लेट आपस में टकराई थी, जिस कारण से भारतीय प्लेट नीचे चली गई और यूरेशियाई प्लेट के पास कुछ मोड़ पड़ गया था, जिस पे हिमालय का निर्माण हुआ और यहाँ एक भ्रंश बन गया या गड्ढा बन गया, जिसे हम बेसिन भी कह सकते हैं। तो एक गड्ढा बन गया। अब क्या होगा, जो आसपास का पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ जब वर्षा होगी तो यहाँ से नदियाँ निकलेंगी और नदियाँ जब अपने साथ छोटे छोटे कण लाएंगी तो यह गड्ढा धीरे धीरे भरने लगता है। जैसे आसपास आपने देखा होगा कि आपके घर या मोहल्ले में जो नाले का पानी किसी गड्ढे में जाकर गिरता है, कुछ साल बाद वह गड्ढा भर जाता है, अगर उसकी साफ सफाई ना की जाए। इसी प्रकार यहाँ हिमालय की से निकलने वाली नदियों द्वारा जो कंकड़ पत्थर या मिट्टी के कण लाए गए, धीरे धीरे भरते गए और इन्हीं भरने से क्या हुआ, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, यही हमारा उत्तर भारत का मैदान बन गया। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे ये हिस्सा क्या है, यह वाला हिस्सा आपका हिमालय है, जो पिछली कक्षा में हमने बताया था कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। यह भारतीय प्लेट है, यह दूसरी प्लेट कौन सी है, यूरेशियाई प्लेट। इन्हीं दोनों के टकराने से इस पर्वत का निर्माण हुआ था और उसके दक्षिण में भ्रंश बना, जिस भ्रंश में या बेसिन में दोनों तरफ की नदियों द्वारा लाकर मिट्टी या जलोढ़कों का निक्षेपण किया गया, जिससे मैदान बना। इसमें मुख्य योगदान हिमालयी नदियों का था। इस कारण से ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी नदियां हैं, उनके द्वारा किया गया। ठीक, आगे देखते हैं। नदियों का यह निक्षेपण का कार्य, निक्षेपण का मतलब क्या हो गया, जो टुकड़े या जो मिट्टी के कण जमाव हो रहे थे वह आज भी जारी है, यानी कि नदियों द्वारा आज भी यह जमाव किया जा रहा है। तो यह जमाव आपको कहाँ देखने को मिलेगा, समुद्री तटों पर। समुद्री तटों पर आज भी ये जमाव देखने को मिलता है और धीरे धीरे मैदान आगे बढ़ रहा है। इसी मैदान को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, जिसके बारे में विस्तार से हम नदी वाले भाग में देखेंगे। जलोढ़ मृदा से निर्मित है। जलोढ़ मृदा क्या होती है, जो मृदा जल से निर्मित हो उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। नदी से निर्मित है, यानी कि जल से निर्मित मृदा है, इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे, जलोढ़ मृदा। ठीक, आगे देखते हैं।
हिमालय के दक्षिण में स्थित बेसन, अभी आपने देखा दो प्लेटें टकराई थी, तो यहाँ हिमालय बना, हिमालय उत्तर में है और उसके दक्षिण में ये बेसिन है, जिसमें लाखों वर्षों तक वो जो जमाव का कार्य हमने बताया नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव हुआ, वो लाखों वर्षों से चला आ रहा है, जिसे जो जमाव के टुकड़े उनको हम जलोढ़क कहते हैं। तो जलोढ़कों के निक्षेपण से यानी कि उनके जमाव से यह मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान का विस्तार कितना है यानी कि क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है आपका 7 लाख वर्ग किलोमीटर और लंबाई कितनी है 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 2400 से लेकर 320 किलोमीटर। इस चित्र में आप इसको देखिए, ये हिस्सा उत्तर भारत का मैदान है, ठीक है। इसकी लंबाई हो गई आपकी 2400 किलोमीटर, ठीक। चौड़ाई कितनी हो गई, जहाँ ज़्यादा है वहाँ 320 किलोमीटर तक और जहाँ कम है वहाँ 240 किलोमीटर तक, इसी के बीच में इसकी चौड़ाई है। और कुल क्षेत्रफल कितना हो गया 7 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। इस मैदान में सघन जनसंख्या पाई जाती है। सघन का मतलब बहुत घनी, यानी कि आबादी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में आबादी बहुत ज़्यादा है और यही क्षेत्र जो है आपका उत्तर भारत का मैदान है, ठीक। क्यों आबादी ज़्यादा है, इसका कोई कारण होगा तो उसका कारण क्या है, उपजाऊ मृदा है, जल की उपलब्धता है और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि अत्यधिक उपयुक्त क्षेत्र है, ठीक है, कृषि के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। अब देखिए उपजाऊ मृदा है तो फसल आसानी से होगी, जल से क्या होगा, सिंचाई कार्य आसानी से होगा, ठीक। और अनुकूल जलवायु मतलब, अनुकूल का मतलब होता है जो हमारे लिए अच्छा हो, अच्छा वातावरण हो, न तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो न तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो लोग रहना पसंद नहीं करेंगे और कुछ भी उगेगा नहीं, और बहुत ज़्यादा ठंड होगी तभी लोग रहना नहीं पसंद करेंगे और फसल उगना भी मुश्किल होगा। इस कारण से अनुकूल जलवायु होना चाहिए। तो ये सारी दशाएं उत्तर भारत के मैदान में हैं, जिस कारण से यहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। अब देखिए नदियों के निचले भाग में ढाल कम हो जाता है, इस कारण से नदी द्वीप का निर्माण होता है। इसको यहाँ समझते हैं, ये मान लीजिए पर्वत है, यहाँ से जब नदी निकलती है तो इसका ढाल क्या होगा, तीव्र होगा, और जब मैदानी क्षेत्रों में जाती है तो इसका ढाल कम हो जाता है। तो नदी अपने साथ ढेर सारे मलबे लेकर चलती है, ठीक। और ये मलबों को क्यों लेकर चलती है, क्योंकि ढाल अधिक है, ढाल अधिक है तो इसका वेग अधिक होगा, वेग अधिक होगा तो ढोने की क्षमता अधिक होगी। तो जब यहाँ ढाल कम हो जा रहा है तो वेग कम हो जाएगा, और वेग कम हो जाएगा तो क्षमता भी कम हो जाएगी। इस कारण से क्या होता है कि ये मान लीजिए नदी का मार्ग है, कुछ ये चौड़ाई है नदी की, ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। बीच वाले भाग में कहीं कहीं मिट्टी का जमाव पाया जाता है, ठीक है, मिट्टी जम जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नदी द्वीप। द्वीप का अर्थ क्या होता है, जो चारों तरफ से जल से घिरा हो और नदी में है, इस कारण से नदी द्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है, माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में, असम में यह पाया जाता है। कौन सी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। आगे देखिए यही चीज़, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र का माजुली द्वीप है। नदियों द्वारा निचले भाग में गाद के एकत्र करने से नदियाँ कई धाराओं में बट जाती हैं, जिसे नदी वितरिका कहते हैं, ठीक है। देखिए जब नदी अपने ढाल वाले क्षेत्र से होकर जब निचले क्षेत्रों में पहुंचती है तो इनका ढाल बहुत कम हो जाता है। तो ये मान लीजिए नदी है जो आ रही थी, अब क्या होगा, जब ढाल कम हो जाएगा तो इसके सामने मिट्टी जमने लगती है, तो कुछ नदी की भाग इधर चला जाता है, कुछ इधर चला जाता है। अब इसके सामने मान लीजिए मिट्टी जम गई, तो नदी जब बूढ़ी हो जाती है या नदी का ढाल बहुत कम हो जाता है, समुद्र में मिलने वाली होती है, तो वह
इन्हें काट नहीं पाती और यह कई सारी धाराओं में बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, नदी वितरिका। इसको ही आपका नदी वितरिका है कि नदी कई भागों में बट गई। ठीक, और यह क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा, समुद्र में मिलने के समय जब डेल्टा का निर्माण होता है। आप देखेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के समय इस प्रकार की वितरिकाएँ आपको इस चित्र में दिखाई देंगी। यहाँ पे आप जब देखेंगे फिजिकल मैप में तो यहाँ देखिए कई सारी कटी फटी धाराएं दिखाई दे रही हैं। यही आपकी नदी वितरिका वाला क्षेत्र है। ठीक, आगे देखिए दोआब का क्या अर्थ है। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, यानी कि दो नदियाँ, मान लीजिए कोई नदी इधर से जा रही है और कोई नदी इधर से जा रही है, तो ये जो दो नदियों का बीच का क्षेत्र होता है इसे हम दोआब कहते हैं। ठीक है, आब का अर्थ होता है पानी। ठीक है, आब का मतलब क्या होता है, पानी। तो दो नदियों के बीच दो आब मतलब ये दो जल क्षेत्र हैं, इनके बीच का जो क्षेत्र है इसी को हम दोआब बोलते हैं। कहीं कहीं स्थानीय भाषा में इसे दोआबा भी कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा दोआबा क्षेत्र, तो दोआबा क्षेत्र ही दोआब क्षेत्र है। ठीक, पंजाब क्या है, इसमें देखिए पंच और आब शब्द से मिलकर बना है, तो इसी को हम कहते हैं पंजाब, यानी कि 5 नदियों का क्षेत्र। कितने नदियाँ, 5 नदियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि आपको पता है कि नहीं। तो पंजाब बन गया उससे। उत्तर भारत के जो मैदान है उसका विभाजन कुछ आधारों पर किया गया है। ठीक है, क्षेत्रीय आधार पर उसका विभाजन किस प्रकार से किया गया है, तो सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है, पंजाब और पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है ये सिंधु का मैदान का क्षेत्र है। ठीक है, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना है। इसको इस चित्र में देखिए, सिंधु नदी कुछ यहाँ से इस प्रकार से आती है और यहाँ चली जाती है, और सतलज नदी कुछ ऐसे जाती है। तो ये पंजाब वाला हिस्सा भारत का और ये पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र ये पूरा, और पंजाब का जो पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है वो सारा हिस्सा किसका मैदान है, सिंध का मैदान है। ठीक, अब गंगा नदी यहाँ से निकलती है और तीस्ता नदी यहाँ से निकलती है जो गंगा की सहायक है। तो इस बीच में जो मैदान पड़ता है इसे हम क्या कहते हैं, गंगा का मैदान। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना है। ठीक है, इसमें राज्य कौन आएंगे, हरियाणा आएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरा उत्तर प्रदेश मान लीजिए, बिहार मान लीजिए और पश्चिम बंगाल मान लीजिए इसमें। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र गंगा का मैदान हो गया। और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहेंगे, ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसमें मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र आएगा, ये वाला क्षेत्र, यानी कि असम का क्षेत्र। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। वही चीज़ जो हमने आपको अभी बताया वो यहाँ लिखा हुआ है। गंगा का मैदान विस्तार कहाँ है, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर तीस्ता नदी तक। तो तीस्ता नदी तक बिहार भी आ जाएगा, पश्चिम बंगाल भी आ जाएगा। अब ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र का मैदान में कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो भी मैदानी क्षेत्र है वो ब्रह्मपुत्र का मैदान होगा। मैदान का जो निर्माण हुआ है तो दो आधारों पर उसको मैदान का विभाजन हम कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम आसानी से समझते हैं। उत्तर भारत का मैदान है, इसको जो बांटा गया है एक तो कणों के आधार पर और एक आयु के आधार पर। ठीक है, ये कणों के आधार पर कि वहाँ पर कैसे कण हैं, मोटे कण हैं या चौड़े कण हैं, कणों के आधार पर। और दूसरा क्या हो गया, आयु के आधार पर, मतलब कौन पहले बनी, आयु के आधार पर। ठीक, अब कणों के आधार पर दो मैदान हैं, भाबर का मैदान और तराई का मैदान। ठीक, और आयु के आधार पर बांगर मैदान और खादर मैदान। ठीक है,
अब भावर क्या है? ये हिमालय के दक्षिण में, यानी कि अभी हमने आपको बताया था हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं। ये महान हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है, फिर शिवालिक है। ये दक्षिण में इस मैदान का विस्तार पाया जाता है। और ये भावर मैदान कैसे बना है? मोटे मोटे कणों से बना है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका शिवालिक हो गया। तो शिवालिक के जो जस्ट नीचे आप क्या देखेंगे? भावर का मैदान। और उसके बाद आप देखेंगे महीन महीन कणों से बना एक मैदान जो भावर के दक्षिण में, इसे हम क्या कहेंगे? तराई का मैदान। ठीक है, तराई का मैदान। तो ये आप समझ में आ गया होगा कि शिवालिक के दक्षिण में मोटे कणों से बना मैदान भावर का मैदान है, और उसके दक्षिण में जो मैदान है तराई का मैदान है, ये महीन कणों से बना है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हम आगे देख लेंगे। तो अभी आपने समझा कि कणों के आधार पर, मोटा कण है तो भावर और महीन कण है तो तराई का मैदान। अब आयु के आधार पर, मतलब कौन पुराना है कौन नया है, तो बांगर जो है ये पुराना है। पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। यानी कि पुरानी जो मृदा निर्मित है वो बांगर है, और जो नई जलोढ़ मृदा है जो अभी निर्माण हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? खादर मृदा कहते हैं। ठीक है, तो ये नई जलोढ़ है। ठीक, अभी हमने पढ़ा भावर का मैदान। तो शिवालिक के बाद नदियों द्वारा निक्षेपित बड़े बड़े कंकड़ व पत्थरों से बना 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा है। अभी हमने आपको बताया ये शिवालिक है, तो इसके दक्षिण में जो बड़े बड़े कण होंगे वह भावर के मैदान हैं। इस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, इसको अभी समझा देते हैं कि इस निर्माण में क्यों बड़े बड़े ही कण होते हैं। ठीक, तराई का मैदान भावर मैदान के दक्षिण में स्थित है। यानी कि ये दिशा आपको पता होगी, ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण। तो इसके नीचे जो होगा वह भावर का, भावर के मैदान के नीचे, भावर के मैदान के दक्षिण में जो मैदान होगा वह तराई का मैदान होगा। ठीक है, तराई का मैदान है। यह कैसी है? महीन कणों से बनी है। और इस क्षेत्र में नदियाँ, जो भावर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, यहाँ देखिए नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, तो इस क्षेत्र में वही नदियाँ पुनः दिखाई देने लगती हैं और दलदल का निर्माण करती हैं। पुनः दिखाई देती हैं और दलदल का निर्माण करती हैं। इसको आप ध्यान में रखिए। इस कारण से यहाँ क्या होगा? सघन जंगल पाए जाएंगे। दलदली क्षेत्रों में आप देखेंगे वनस्पतियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप इसी क्षेत्र में देखेंगे। ठीक है, जब आज़ादी के बाद पाकिस्तान से शरणार्थी आए तो इन्हीं क्षेत्र को, जंगलों को काट कर इन्हें बसाया गया। तो अभी लखीमपुर खीरी में आप देख रहे होंगे किसानों के ऊपर जो जीप चला दी गई है उसमें कुछ पंजाबी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये पंजाबी कहाँ से आए हैं? पाकिस्तान से आए हैं, जिनको यहाँ बसा दिया गया है। ठीक है, ये कौन सा ज़िला है? लखीमपुर खीरी ज़िले में। और भी ज़िले पड़ते हैं जहाँ पर यह तराई का मैदान पाया जाता है। ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है या किस ज़िले में स्थित है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तर बाद में बता दिया जाएगा। ये मान लीजिए हिमालय पर्वत है। ठीक, हिमालय पर्वत से जब नदियाँ निकलती हैं तो इसमें वेग ज़्यादा होता है। वेग ज़्यादा होगा तो यह अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर के टुकड़ों को लेकर आती है। मान लीजिए नदियों की आने की दिशा है तो यहाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को लाती हैं। तो जैसे ही ये मैदानी क्षेत्रों में पहुँचेंगी इनका ढाल कम हो जाएगा। ढाल कम होने से वेग कम हो जाएगा। वेग कम होने से क्या हो जाएगा? क्षमता घट जाएगी। ठीक है, क्षमता कम हो जाएगी, ढोने की क्षमता। इस कारण से इनको यहाँ जमाव कर देते हैं बड़े बड़े कणों का, और नदियाँ यहाँ से निकल जाती हैं आगे की तरफ। जो छोटे महीन कण बचे हैं शेष, उनका जमाव आगे होता है। ठीक है, इस दशा में आप देखिए ये बड़ा बड़ा जो मैदान कणों का जमा हुआ, इसी को हम क्या कहेंगे? भावर का मैदान। ठीक, अब चूँकि ये पथरीला क्षेत्र है और पत्थर वाले क्षेत्रों में जब नदियाँ जाती हैं तो यह पत्थरों के नीचे से सुराखों के माध्यम से बहने लगती हैं, तो यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाएंगी। और जब इन सुराखों से आगे बढ़ते हुए महीन कणों वाले क्षेत्र में पहुँचेंगी तब यहाँ नदियाँ हमें पुनः दिखाई देने लगती हैं।
तो यह जो महीन कण का क्षेत्र है जहाँ नदियाँ पुनः दिखाई देती हैं, इसे हम कहते हैं तराई का मैदान। ठीक है, और पुनः आई तो इस कारण से दलदल हो गया। इसको आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कहीं आपका मकान बन रहा है या कहीं मकान बनते हुए देखे होंगे, गिट्टी का ये ढेर सारा ढेर लगा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर एक बाल्टी से जो है पानी इसमें डालिए। ठीक है, आपको पानी अंदर जाएगा दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप बाद में देखेंगे कि इसके बाहरी क्षेत्रों में पानी फैल गया है, जो अंदर अंदर से ही आता है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है। और जहाँ यह पानी फैलेगा, अगर यहाँ मिट्टी है तो पानी चारों तरफ फैल जाएगा और कीचड़ बनेगा। इसी तरह भावर के मैदान के बाद जब तराई क्षेत्रों में, इसको समझिए भावर है जो गिट्टी वाला क्षेत्र है, और ये महीन कण वाला जो क्षेत्र है या मृदा है जो यहाँ पर, इसको आप समझिए तराई का क्षेत्र है। ठीक, इस तराई वाले क्षेत्र में जब पानी पहुँचता है तो यह कीचड़ की तरह बन जाएगा, यही आपका दलदल का निर्माण करेगा। ठीक, और दलदली क्षेत्रों में पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं, इस कारण यहाँ जंगलों का विस्तार अधिक है। दुधवा नेशनल पार्क यहीं पाया जाता है। ठीक, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहते हैं। ठीक, इसका विस्तार कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है। सामान्यतः बाढ़ का जल हर साल यहाँ नहीं पहुँचता है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ है यानी जल द्वारा निर्मित है, लेकिन पहले निर्मित है, ऊंचा क्षेत्र है, इस कारण से यहाँ जल, बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है। ठीक, इसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जैसे चूने के कंकड़ पत्थर। आपने बालू को कभी देखा होगा तो बालू में छोटे छोटे चूने के टुकड़े जैसी आकृतियाँ पाई जाती हैं, उसी प्रकार से यहाँ कुछ कंकड़ पाए जाते हैं मिट्टी में। ठीक है, खादर, खादर क्या है? खादर हमारा है नवीन जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं? खादर मृदा, जो अभी मृदा निर्माण की अवस्था में है। तो बांगर के बाद जो मृदा बनी उसे हम खादर मृदा कहते हैं। इसका विस्तार कहाँ है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक, अभी हम इसको चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। यह मृदा आज भी बन रही है। तो कहाँ बन रही है? समुद्री क्षेत्रों में। तो यानी जो डेल्टा वाला मृदा है उसे हम खादर मृदा कह सकते हैं। ठीक, और यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुँचता रहता है और नवीन मृदा निर्मित होती है। तो नदियों के किनारे जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ भी खादर मृदा बनती रहती है। यह मृदा बहुत उपजाऊ होती है और गहन खेती यानी धान की खेती जैसे गहन खेती जिसमें श्रमिक अधिक लगते हैं, धान की खेती के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। देखिए बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ धान बहुत मात्रा में होता है ना, उसका कारण यही है कि यहाँ खादर मृदा पाई जाती है। अब तो बांगर मृदा का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र बांगर मृदा है और ये वाला मृदा का क्षेत्र खादर मृदा है। अब देखिए गंगा नदी इधर से आती है और कुछ इस प्रकार से जाती है। तो जहाँ नदी पहले पहुँचेगी वहीं पहले मृदा निर्मित होगी। जब यहाँ निर्मित हो जाएगी तभी तो मैदान धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। इस कारण से यहाँ मृदा पहले निर्मित हुई, और पहले निर्मित होने का मतलब क्या है? ये पुरानी मृदा है। अब ये धीरे धीरे मृदा निर्मित होते होते आगे बढ़ गई। तो आगे बढ़ने पर यानी कि यह नवीन मृदा है जो बाद में बनी, तो इसे हम कहेंगे खादर मृदा। और आज भी यह मृदा इन क्षेत्रों में बन रही है जो डेल्टा वाला क्षेत्र है। तो यानी खादर मृदा का निर्माण आज भी जारी है। ठीक, यहाँ देखिए शिवालिक के गिरिपद, गिरिपद का मतलब गिरि मतलब पर्वत और पद का मतलब पैर। शिवालिक के गिरिपद यानी वही शिवालिक के दक्षिण में जो स्थित मृदा है। चौड़ाई कितनी है? 8 से 16 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है तराई मृदा की? 20 से 30 किलोमीटर। इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है, समझा दिया गया है। ठीक है, भावर क्षेत्र के दक्षिण में फैला है जो बता दिए हैं। इसमें भारी कंकड़ पत्थर बजरी इत्यादि का जमा होता है। पारगम में चट्टानें हैं, इसी कारण से नदी विलुप्त हो जाती है। यह महीन कणों से बनी है, इस कारण से इसे जलोढ़, ये महीन कणों से बनी है और वनों से ढका हुआ क्षेत्र है। पारगम में है, अधिकांश नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं। यहाँ देखिए भूमिगत नदियाँ तराई क्षेत्र में धरातल पर आती है, दलदल पैदा होता है जो बता दिया गया है। कृषि के लिए उपयुक्त होगा यह क्षेत्र? कभी नहीं, क्योंकि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं। और ये क्या होगा?
वनों को साफ करके मतलब जंगलों को काट कर यहाँ कृषि की जा सकती है, महीन कण है। अब बांगर और खादर में देख लेते हैं क्या है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं और यह एक ऊंचा भाग है, ठीक है। नवीन जलोढ़ मृदा को निम्न प्रदेश में होती है, ठीक। खादर में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जो हमने बता दिया, ठीक है। यहाँ चीका मिट्टी, चीका का मतलब होता है चिकनी, जो महीन कणों वाली मिट्टी होती है, जो आप किसी गड्ढे की तलहटी में देखेंगे एकदम चिकनी होगी, उसी को चीका मिट्टी कहते हैं। उसके कण बहुत महीन होते हैं, ठीक है। गहन कृषि का क्षेत्र है। पंजाब में भी ये पाया जाता है नदी वाले क्षेत्रों के पास, जिसे बेट कहते हैं। इसमें देखिए बांगर क्षेत्र में जल का तल ऊंचा होता है, बाढ़ मतलब बाढ़ नहीं आती, बाढ़ का तल ऊंचा होता है। कंकड़ पाया जाता है, हमने जो बताया चूना युक्त ग्रंथियाँ हैं, कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है। और पंजाब में इसे धाया कहते हैं, ठीक। महत्वपूर्ण प्रश्न, तो जो पाठ अभी हमने पढ़ा उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न दिए गए हैं। आप देखिए इनमें से आप कितने नंबर 10 में पा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किस मिट्टी से हुआ है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मृदा और लेटेराइट मृदा। तो इसका उत्तर क्या होगा? जलोढ़ मृदा। शिवालिक के पास लगे हुए मृदा का क्या नाम है? बांगर, तराई, भावर या खादर। अभी हमने बताया कि शिवालिक के दक्षिण में कौन सा ये बड़े बड़े कटों का चट्टान है, मृदा है बड़े बड़े कड़ों वाली, ये है भावर। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को अभी हमने पढ़ा कि बांगर मृदा कहते हैं, ठीक। आगे देखिए, नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मृदा को तराई कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर और नवीन जलोढ़ मृदा को तराई कहते हैं। बांगर मृदा का विस्तार कहाँ पाया जाता है? ठीक है, बिहार में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। छठवां देखिए, जलोढ़ मृदा का निर्माण असम में जलोढ़ मृदा का निर्माण किस नदी तंत्र द्वारा हुआ है? तो अभी हमने देखा कि असम और पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है वह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा हुआ है इसका निर्माण। तो यह सिंधु नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी नहीं होगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र होगा, ठीक। आगे देखिए, किस मृदा क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुंचता है? तो बांगर में नहीं पहुंचता है। भावर में क्या होता है? नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तराई में क्या होता है? यहाँ दलदल बनता है। बाढ़ का जल जहाँ हर साल पहुँचता है वो कौन सी मृदा है? खादर मृदा, ठीक है। अभी हमने बताया डेल्टाई वाला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल बिहार का भी क्षेत्र वही है जहाँ बाढ़ आती है। अब देखिए, निम्न में से कौन से क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं? तो अभी बताया गया है कि भावर में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। कौन सा क्षेत्र है जहाँ विलुप्त नदियाँ पुनः सतह पे आती हैं? तो भावर है। भावर के दक्षिण में आपका तराई है और तराई क्षेत्र में नदियाँ पुनः सतह पर आती हैं, इस कारण से विलुप्त नदियाँ दिखाई देने लगती हैं और दलदल का निर्माण होता है। आगे देखिए, पाकिस्तान और पंजाब के क्षेत्र में जलोढ़ मृदा जो पाई जाती है किस नदी तंत्र द्वारा विकसित हुई है? तो अभी हमने चित्र के माध्यम से, ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, ये पंजाब और ये पाकिस्तान वाला हिस्सा, सिंधु नदी यहाँ बहती है, तो यह क्या हो जाएगा? सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। इसी के साथ यह कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।